नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आधुनिक भारत का अगला खंड, है ना, जो कि है मुस्लिम लीग के बारे में, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे मुस्लिम लीग का इतिहास जानेंगे, किसने स्थापना की ये जानेंगे, और स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर तो टॉपिक है हमारा यहाँ पर मुस्लिम लीग। ठीक है, तो हेडिंग डाल लें आप सभी लोग यहाँ पर, मुस्लिम लीग। जानते हैं मुस्लिम लीग को और इसकी विशेषताओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, जरा देख लेते हैं। पहले हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फिर मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा। स्थापना हुई है मुस्लिम लीग की 1906 में। ठीक है, स्थान यदि हम देखें कहाँ स्थापना हुई है, तो स्थान है मुस्लिम लीग की स्थापना का ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। और संस्थापक यदि हम देखें कि संस्थापक कौन है मुस्लिम लीग के, तो उनका नाम जान लीजिए, वो है आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ये संस्थापक हैं मुस्लिम लीग के। अब स्थापना इसकी कैसे होती है, तो विद्यार्थियों 10 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टदल मतलब मुसलमानों का एक समूह, ठीक है, 10 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल शिमला में जाकर के मुलाकात करता है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से। और वहां जाकर के लॉर्ड मिंटो से यह अपील करता है कि हम जो मुस्लिम हैं, हमें समाज में कुछ विशेष जो है योगदान, मतलब हमें एक विशेष स्थिति चाहिए। वो स्थिति कैसी हो, वो सामाजिक होनी चाहिए, राजनीतिक होनी चाहिए, तथा सैनिक हमें कुछ विशेषताएं देनी चाहिए अंग्रेजों को। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि हम ही हैं जो भारत पर आपसे पहले शासन कर रहे थे। और लॉर्ड मिंटो से आगा खां ने यह भी कहा कि हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें मुसलमानों की भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, आगा खां ने लॉर्ड मिंटो को इस बात का भरोसा दिलाया कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त होंगे। ठीक है, और मुसलमानों की तरफ से अंग्रेजों को कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिला के मुसलमानों की राजभक्ति को प्रदर्शित किया आगा खां ने लॉर्ड मिंटो के सामने। ठीक है, शिमला में जाकर के उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि मुसलमान आपके हितैषी हैं और मुसलमानों से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, कांग्रेस जो भी आंदोलन चलाएगी उन आंदोलनों में मुसलमानों का कोई प्रभाव नहीं होगा या मुसलमानों की तरफ से आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस प्रकार की बातें की आगा खां ने लॉर्ड मिंटो से जाकर के। अब ये सब जो बातें थी ये लॉर्ड मिंटो के कहीं ना कहीं पक्ष में ही थी, अगर देखा जाए तो, है ना। अंग्रेज तो हमेशा से चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए। इधर हम देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी है और अब तक कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में जब कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा है तो अंग्रेजों को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने का काम कर सके। इसीलिए अंग्रेजों ने आगा खां को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ठीक है, आप काम कीजिए, और इनको सीधा सा उद्देश्य ये दिया गया कि कांग्रेस जो भी करे उसका आप विरोध करो। ठीक है, तो इन सब आश्वासन के बीच आगा खां वापस लौटते हैं और फिर लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से नवाब सलीमुल्लाह खां ने 30 अक्टूबर 1906 को, ठीक है ना, ठीक है, 30 अक्टूबर 1906 को, इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है, 30 अक्टूबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जो मैंने ऊपर लिखा है वही है। ठीक है, 30 अक्टूबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो हमने अभी ऊपर देखा है वही सब है। ठीक है, तो अंग्रेजों की प्रेरणा से, ठीक है, अंग्रेजों की प्रेरणा से आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 30 अक्टूबर 1906 को
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक, अगर हम देखें कि ये जो पार्टी बनी है मुस्लिम लीग, ठीक है, इसका मुख्यालय किधर था? ठीक, तो इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। ठीक है, जब ये बनी थी मुख्यालय इसका कहाँ है? लखनऊ में। और यदि हम देखें मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई मुस्लिम लीग? तो भैया इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे इसको बनाने के, एक एक करके देखते हैं यहां पर। जो पहला उद्देश्य था वो था मुसलमानों को अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना। यानी ये सिद्ध कर देना कि मुसलमान जो है वो अंग्रेजों के सहयोग में है और मुसलमानों से अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं है। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा यदि हम उद्देश्य देखें मुस्लिम लीग की स्थापना का, तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा, यह भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य था, एक प्रमुख उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा की जाए और उन्हें राजनीति में अवसर प्रदान किए जाए। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वह प्रशासन में और शासन में अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत में काम करे। इनका उद्देश्य कहीं से भी ऐसा नहीं था कि भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न किया जाए, कम से कम इस समय पर तो नहीं है। बाद में जब जिन्ना इसमें शामिल होगा तो वो जरूर प्रयास करेगा, लेकिन वो भारत की आज़ादी के लिए कम और पाकिस्तान बनवाने के लिए अधिक प्रयास होंगे, वो हम आगे देखेंगे। और तीसरा जो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग की स्थापना का जो तीसरा उद्देश्य है वो है कांग्रेस का विरोध। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, कांग्रेस का, कांग्रेस अथवा राष्ट्रवाद का विरोध। ठीक है, मुख्य जो उद्देश्य है मुस्लिम लीग का वो है कांग्रेस तथा भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना का विरोध। सीधा सा इनका उद्देश्य है ना। कांग्रेस एक प्रमुख राष्ट्रवादी संस्था है उस समय पर, है ना। तो कांग्रेस जो भी करे उसका आपको विरोध करना है और इसके लिए प्रेरणा इन्हें अंग्रेजों से ही मिलती थी। यानी कांग्रेस जो भी करे, कांग्रेस कोई आंदोलन कर रही है आप उसका विरोध कीजिए, सीधी सी बात है ये। और इस समय में यदि हम देखें तो इससे जस्ट पहले 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। तो बंगाल विभाजन जब हुआ है तो कांग्रेस ने चलाया स्वदेशी आंदोलन। तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, अब कांग्रेस बंगाल विभाजन का विरोध कर रही है तो मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन के समर्थन में ऑटोमेटिक आ गई। उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है। बिना सोचे समझे कांग्रेस तथा भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना का विरोध करना ही मुस्लिम लीग का परम कर्तव्य था और इन्होंने ऐसा किया भी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया लेकिन मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा ये तो बर्बादी है ना, और उन्होंने इस चीज का समर्थन किया कि बिल्कुल हमें विदेशी चीजों का उपयोग करते रहना चाहिए। यानी अंग्रेजों के साथ मिलकर के अंधे होकर इन्होंने भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना का विरोध किया। तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग केवल एक सांप्रदायिक पार्टी थी जिसका उद्देश्य था भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कैसे भी करके कम करना। इनका भारत की आजादी से या भारत में जो समस्याएं थी उनसे कोई लेना देना नहीं था। विशुद्ध राजनीतिक एजेंडे पर स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की और अंत में इसने सिद्ध भी कर दिया कि इसका भारत से या भारत के राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की स्थापना में मुस्लिम लीग का प्रमुख योगदान है, ठीक है। तो ये थी विद्यार्थियों मुस्लिम लीग। मैंने टू द पॉइंट यहां पर बात की है, आप इसको देख सकते हो। स्थापना 1906 में कहां स्थापना हुई है? ढाका में। एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुख्यालय कहां है इसका? मुख्यालय है लखनऊ में। उद्देश्य यदि हम देखें
तो मुसलमानों को अंग्रेजों का स्वामी भक्त बनाना, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस तथा राष्ट्रवाद का विरोध करना। ठीक है, कांग्रेस तथा भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का विरोध करना। और यदि हम देखें, ठीक है, इनके प्रमुख कार्यों को यदि देखा जाए तो 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ। और मेरे बच्चों इसी अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसको मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, हमने कई बार इसकी चर्चा की है। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल जोन। ठीक है, तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की अंग्रेजों से, और इसी मांग का परिणाम था कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत ये पृथक निर्वाचन मंडल अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सेपरेट इलेक्टोरल जोन मुस्लिमों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, सही है ना। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इन्होंने कहा हमें हिंदुओं से अलग होना है और इसलिए हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल जोन। ठीक है, ये मांग कब की? 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल जोन मिल गया। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुसलमानों को किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया। तो वो मिला है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत। अब यहां पर कोई ये सोचे कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया, तो ये तो खैर है ही, लेकिन हिंदुओं से अलग होने में मुसलमानों का खुद का बहुत बड़ा योगदान था। आप देख सकते हैं कि अंग्रेज अगर खुद से अलग करते तो हमें समझ में आता, लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग ने खुद भारतीय मुसलमानों की ओर से ये मांग की कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमें अलग कीजिए। तब जाकर के 1909 के अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को भारत से, मतलब भारत के हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये था विद्यार्थियों मुस्लिम लीग तथा उसकी राजनीति। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं अब, और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आप हेडिंग डाल लें होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, इसमें उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी समस्या के। चलिए, तो अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। देखिए विद्यार्थी, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष हुआ है? 1916 में। यहां तक आपको दिख रहा होगा, 1916 में हुआ है होम रूल लीग आंदोलन। ठीक, अब जरा हम जाने कि होम रूल लीग आखिरकार है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे होम रूल का क्या मतलब है। देखिए होम रूल जो शब्द है विद्यार्थियों, ये आयरिश भाषा का है, आयरलैंड की भाषा का है, और होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। ठीक है, होम रूल का अभिप्राय होता है विद्यार्थियों स्वशासन।
खुद का शासन, अपना शासन, इसको हम कहते हैं होम रूल। ठीक है, अगर हम स्वशासन की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि स्वशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वशासन को फेमस करने वाला जो आंदोलन है वो यही है, होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो होम रूल जो है ये कहां का शब्द है, ये आयरलैंड का शब्द है। और होम रूल आंदोलन विश्व में यदि देखा जाए तो पेपर में ये पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि होम रूल जो आंदोलन है ये कहां की देन है ना, या किस व्यक्ति ने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं यहां पर होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है, होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है ये आयरलैंड में हुई थी और इसको शुरू किया था रेडमांड ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे होम रूल आंदोलन जो है विश्व में सबसे पहले कहां शुरू हुआ, होम रूल आंदोलन जो है ये आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो है वो सबसे पहले जो शुरू हुआ है वो आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यानी ये होम रूल आंदोलन के जो जनक हैं वो रेडमांड महोदय हैं, जो कि किस देश से संबंधित हैं, वो आयरलैंड से संबंधित हैं। अब आयरलैंड से ये संबंधित हैं और आयरलैंड से ही भारत में एक प्रसिद्ध महिला काम कर रही थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने इनके विचारों को समझा, जाना और उसको भारत में अप्लाई किया और भारत में भी शुरू हुआ होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब भारत में जो होम रूल आंदोलन चला है ये दो वर्गों में चला है, देख लेते हैं जरा। भारत में जो होम रूल आंदोलन चला है दो वर्गों में चला है। पहला है तिलक होम रूल लीग, ध्यान रखेंगे, पहला जो है विद्यार्थियों वो है तिलक होम रूल लीग। ठीक है, और दूसरा है ऑल इंडिया होम रूल लीग। दो आंदोलन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, तो दो आंदोलन है, पहला है तिलक होम रूल लीग और दूसरा है ऑल इंडिया होम रूल लीग। दोनों ही होम रूल लीग आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको दोनों को ही जानेंगे। एक एक करके देखते हैं। ठीक है, स्थापना यदि देखी जाए, स्थापना तो तिलक होम रूल लीग की स्थापना हुई है, तिलक होम रूल लीग की स्थापना हुई है 28 अप्रैल 1916 को। इसकी स्थापना कब हुई है, 28 अप्रैल 1916 को। और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई है सितंबर 1916 को। ठीक है, ठीक है, तिलक होम रूल लीग की स्थापना हुई है 28 अप्रैल यानी अप्रैल 1916 को, और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई है सितंबर 1916 को। ठीक, स्थान यदि हम देखें स्थान, तो तिलक होम रूल लीग की स्थापना हुई है पूना में। कहां पर हुई है इसकी स्थापना, पूना में, महाराष्ट्र में। जबकि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई है मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो तिलक होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में पूना में, जबकि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में। संस्थापक भी देखें जरा हम। ठीक है, संस्थापक तो संस्थापक नाम से ही स्पष्ट है। तिलक होम रूल लीग के संस्थापक कौन होंगे, तिलक होम रूल लीग के संस्थापक होंगे बाल गंगाधर तिलक, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, जबकि ऑल इंडिया होम रूल लीग के संस्थापक की हम बात करें तो वो है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट इसके संस्थापक हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के। ठीक है, सचिव अक्सर करके पेपर में पूछता है, सचिव। तो सचिव जो है
तिलक होम रूल लीग के वो है NC केलकर। ये पेपर में पूछे जाते हैं सचिव, ध्यान रखेंगे, सेक्रेटरी। और ऑल इंडिया होम रूल लीग के सचिव की हम बात करें तो वो कौन है, वो है जॉर्ज अरुंडेल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग के सचिव हैं। ठीक, तिलक होम रूल लीग की बात करें तो इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो भी जान लीजिए, पेपर में पूछता है। तो इनकी पत्रिकाएं वही हैं जो कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, मराठा, केसरी। ठीक, और अगर ऑल इंडिया होम रूल लीग की पत्रिकाओं की बात की जाए तो वो कौन कौन सी हैं वो भी आप जान लीजिए। वो पत्रिकाएं हैं विद्यार्थियों, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। ध्यान रखना पत्रिकाओं के नाम, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किस संगठन के द्वारा किया जाता था, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाली जाती थी ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा। देखिए होम रूल लीग दोनों ही है बट अलग अलग है, ठीक है ना, क्षेत्र अलग अलग है, स्थापना अलग अलग है, सचिव अलग अलग हैं और इनके सिद्धांत भी थोड़ा सा अलग अलग हैं। ठीक, यदि हम देखें तो दोनों ही सुशासन की मांग करते हैं, लेकिन तिलक की बात की जाए तो तिलक जो है पूर्ण स्वराज चाहते हैं। कहीं ना कहीं तिलक क्या चाहते हैं, पूर्ण स्वराज, जबकि एनी बेसेंट जो है ये पूर्ण स्वराज की समर्थक नहीं थी। एनी बेसेंट कभी नहीं चाहती थी कि भारत पूरी आज़ादी प्राप्त करे। इनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो। एनी बेसेंट का उद्देश्य केवल इतना था कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। इनका उद्देश्य था भारत में आयरलैंड जैसी व्यवस्था हो जाए। आयरलैंड में क्या व्यवस्था है, आयरलैंड में व्यवस्था है कि जो देखिए जो लोकल गवर्नेंस होती है वो तो आयरलैंड के लोगों के द्वारा ही की जाती है, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो इंग्लैंड के पास है। यानी वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता है। आपने कभी आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम नहीं सुना होगा, है ना, क्योंकि होता ही नहीं है। वहां पर आज भी रानी का शासन है। तो रानी के नीचे के जितने भी पद हैं, प्रधानमंत्री से लेके एक ग्राम प्रधान तक, वो सब आयरलैंड के लोग ही करते हैं, ठीक है, प्रशासन। लेकिन सर्वोच्च पद पर कोई आयरलैंड का व्यक्ति नहीं है, वो इंग्लैंड की रानी ही है। तो ऐसी ही व्यवस्था एनी बेसेंट भारत में चाहती थी कि भारत में भी ऐसा ही हो जाए, ठीक है, भारत में भी ऐसा ही हो जाए जैसे आंतरिक जो प्रशासन है वो भारत के ही लोग करें, लेकिन सर्वोच्च सत्ता इंग्लैंड की बनी रहे। तो एनी बेसेंट जी कभी नहीं चाहती थी कि भारत आजाद हो, इसलिए इनकी जो लीग है, इसकी जो मांग है वो है उत्तरदायी शासन की। ध्यान रखना, उत्तरदायी शासन की इनकी मांग है। ये चाहते थे कि उत्तरदायी शासन भारत में होना चाहिए, ना कि पूरी आजादी, है ना। इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की और इनकी मांग को मांगटे क्यू घोषणा 1917 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उत्तरदायी शासन की जो मांग है ये कब स्वीकार कर ली गई, ये मांगटे क्यू घोषणा 1917, इसके अंतर्गत ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा की जाने वाली उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए कांग्रेस के जो उदारवादी जो संगठन था, जिसमें स्वयं एनी बेसेंट भी आती थी, उन्होंने इस मांगटे क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहकर पुकारा। ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा होम रूल आंदोलन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये ध्यान रखना कि उदारवादियों ने मांगटे क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहकर पुकारा है। ये बात महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर से इसको नोट कर लें कि मांगटे क्यू घोषणा 1917 को कांग्रेस के उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहकर संबोधित किया है। इस बात को एक्स्ट्रा में नोट डाल करके आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। रॉलेट एक्ट, हेडिंग डाल लीजिए, रॉलेट एक्ट।
चलिए आगे आप हेडिंग डाल लें इसमें रॉलेट एक्ट। सबने इसका नाम सुना होगा, रॉलेट एक्ट का। किस वर्ष आया है? 1919 में। सबको पता है इसके बारे में, खूब नाम आपने इसका सुना होगा, रॉलेट एक्ट। अब क्या है रॉलेट एक्ट? तो विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि भारत में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियां जो है बढ़ रही हैं, ठीक है। तो भारत में बढ़ती हुई उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, ठीक है, ठीक है। 1917 में भारत में बढ़ती हुई उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति को यह काम सौंपा गया कि आप कोई ऐसा कानून तैयार कीजिए जिससे भारत में जो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यह समिति किस वर्ष बनाई गई है? यह समिति 1917 में बनाई गई, ठीक है। 1917 में एक समिति बनी जिसका काम था कि भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करना, ठीक है। किसके अध्यक्षता में बनाई गई? सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। काम क्या था इसका? भारत में बढ़ते हुए उग्र राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी भावनाओं को कम करना। इस समिति ने एक अधिनियम की अनुशंसा की और वो अधिनियम क्या कहलाया? वो अधिनियम विद्यार्थियों कहलाया क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, ठीक है। उस अधिनियम का क्या नाम था? क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी अधिनियम 1919। क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी निरोध अधिनियम 1919, ये इस अधिनियम का सही नाम है, ठीक है, ठीक है। एनार्चियल एंड क्राइम रेवोल्यूशनरी कंट्रोल एक्ट 1999, ये इसका, ठीक है, 1990 ये इसका सही नाम है, ठीक है। 1919 क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी निरोध अधिनियम, ठीक है, ये इसका सही नाम है। रॉलेट एक्ट हम इसे क्यों कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट हम इसे इसलिए कह देते हैं क्योंकि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस अधिनियम को बनाने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। ये हम इसको ध्यान रखेंगे, सही है ना। रॉलेट एक्ट इसका सही नाम नहीं है, सही नाम ये है क्रांतिकारी तथा अराजकतावादी निरोध अधिनियम 1919, ये इसका सही नाम है। रॉलेट एक्ट तो इसका सामान्य नेम है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इसको रॉलेट एक्ट के नाम से ही जानते हैं। अब इसमें था क्या? तो भैया इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था केवल संदेह के आधार पर जो व्यक्ति किसी क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त हो। यानी अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उस पर तो लगेगा ही, लेकिन मान लो जिले के एसपी और डीएम को इस बात का अंदेशा होता है कि वो व्यक्ति शायद क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, केवल संदेह होता है, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, तो उस व्यक्ति को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सकता था। अब सोचिए, यानी सीधी सी बात हुई ये कि सरकार जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी सबूत के उसे जेल में डाल सकती थी। यानी आपके खिलाफ सबूत नहीं मिला तब भी आप जेल में जाओगे, ठीक है। अब ये बहुत ही हिटलर शाही या हम कहेंगे एक तानाशाही प्रकार का कानून है कि सरकार जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले, है ना। रॉलेट एक्ट लगाए और जैसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले। सबूत मिल गया तो ठीक, तो फिर आप फांसी चढ़ोगे, नहीं मिला तो जेल में ठूंस दिए जाओगे जिंदगी भर के लिए और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी लोग गिरफ्तार होते थे उन लोगों को ना तो वकील करने की इजाजत थी, यानी सामान्य रूप से क्या होता है कि जब आप किसी मामले में गिरफ्तार होते हैं तो आप वकील से मिल सकते हो अपना पक्ष रखवाने के लिए,
लेकिन आप रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार होगे तो आपको वकील नहीं मिलेगा। तो बिना वकील यानी आपको वकील नहीं मिलेगा, प्लस ना ही आपकी कोई बात सुनी जाएगी। तो बिना दलील यानी ना तो आप वकील से मिल सकते हो, ना ही आपकी कोई बात सुनी जाएगी, तो आपकी दलील भी जो है वो खारिज है। और बिना अपील का कानून, यानी एक बार आप गिरफ्तार हो गए तो आप किसी भी कोर्ट में, अपर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। यानी गिरफ्तार हो गए तो हो गए, अब जेल ही जाओगे। इसी वजह से इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहकर पुकारा जाता है। यानी एक बार आप गिरफ्तार हो गए तो ना तो आप वकील से मिल पाओगे, ना आपकी कोई बात सुनी जाएगी, और ना ही आप अपर कोर्ट में अपील कर पाओगे। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते हैं। और इतने खराब प्रोविजन की वजह से इसको हम काला कानून कहकर पुकारते हैं। ये क्या है विद्यार्थियों? काला कानून। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसको हम कहते हैं काला कानून। ठीक, हाँ जी। अब इस कानून के विरोध में, जब ये कानून आया तो इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की गई। ठीक है, ठीक है। इस कानून के विरोध में ये कानून आया तो ये ऑब्वियस सी बात है, इस कानून को कौन स्वीकार करेगा? ये तो भारतीयों को दबाने के लिए एक षड्यंत्र था। तो जब ये कानून आया तो 6 अप्रैल में पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल की गई। उन्होंने कहा रॉलेट एक्ट को वापस लो, काला कानून वापस लो। पूरे इंडिया में हर व्यक्ति सड़क पर उतरा, हर संगठन सड़क पर उतरा। मुस्लिम लीग नहीं उतरी, है ना, लेकिन बाकी से सभी संगठन उतरे और उन्होंने इस कानून का विरोध किया। जगह जगह इसके विरोध हुए, दिल्ली में विरोध हुए, हरियाणा में विरोध हुए। ठीक है, और इस विरोध के क्रम में एक महत्वपूर्ण विरोध हुआ 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को क्या होता है विद्यार्थियों? 9 अप्रैल 1919 को जब इस कानून का विरोध किया जा रहा था तो पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता, ठीक है, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब की पुलिस के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों पंजाब के नेताओं को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, डेट क्या थी? 9 अप्रैल 1919। और डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू जो कि पंजाब के बड़े नेता थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जब ये गिरफ्तार हो गए, ठीक है, किस कानून के अंतर्गत? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इन दोनों बड़े नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब ये गिरफ्तार हो गए तो इनकी गिरफ्तारी का पूरे पंजाब में विरोध हुआ। विद्यार्थियों, इन दोनों नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। और जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध पूरे पंजाब में हुआ। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में एक जो महत्वपूर्ण घटना होती है, जो सब लोग जानते हैं, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग को। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक, तो हेडिंग डाल लें अब इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल, अभी कुछ दिन पहले ही निकल के गई, 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ विद्यार्थियों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग जो है ये पंजाब की राजधानी जो है, ठीक है, सॉरी, जलियांवाला बाग जो है पंजाब के प्रसिद्ध शहर या हम धार्मिक राजधानी कह सकते हैं वो है अमृतसर। अमृतसर जो है वहां पर स्थित है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग। ठीक है, ठीक है, पंजाब के प्रसिद्ध शहर अमृतसर में मौजूद है जलियांवाला बाग। और विद्यार्थियों 13 अप्रैल 1919 को दिन था पंजाबियों का प्रसिद्ध त्योहार लाहड़ी का। लाहड़ी का एक उत्सव होता है पंजाबियों में जब गेहूं की फसल कटती है उसके बाद। तो इस जलियांवाला बाग में एक मेले जैसा उत्सव लगा हुआ था, एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में बड़ी मात्रा में महिलाएं और बच्चे शामिल थे क्योंकि मेले जैसा था। इसी बाग के किसी कोने पर इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए एक विरोध प्रदर्शन सभा भी चल रही थी उसी जलियांवाला बाग में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जलियांवाला बाग जो है यहां पर एक मेला लगा हुआ है क्योंकि लाहड़ी का उत्सव है, बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं। और इसी जलियांवाला बाग के किसी एक कोने पर एक विरोध सभा चल रही है, एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि इन दोनों को रोलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब ज्यादातर भीड़ का इस विरोध से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपने मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। और इसी दौरान क्या होता है बच्चों, इसी दौरान जो पंजाब के सैन्य गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक है, देखिए यहां पर दो चीजें हैं। पहले तो थे पंजाब के प्रशासनिक गवर्नर, उनका नाम है माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। और दूसरे थे सैन्य गवर्नर, उनका नाम है जनरल आर डायर। तो हैं दोनों डायर ही लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक तो होता है जिले का डीएम, तो इनको मान लो ये है डीएम, है ना, ये प्रशासन देखते हैं, और दूसरे हैं एसपी, तो ये थे एसपी। ठीक है, दोनों ही डायर हैं। माइकल ओ डायर प्रशासनिक गवर्नर हैं जबकि सैन्य गवर्नर हैं जनरल आर डायर। माइकल ओ डायर ने आदेश जारी किया आर डायर के लिए कि ये जो विरोध सभा चल रही है ये बिना सरकार की अनुमति के चल रही है, बिना प्रशासन की अनुमति के चल रही है, इसलिए आप जाइए और इस सभा को समाप्त करवाइए। ठीक है ना, ठीक है। आर डायर को यह आदेश दिया गया कि आप जाओ और इस विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है इसको समाप्त करवाओ। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, अब ऐसे में होता है ये कि जब यहां पर ये कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये पूरे के पूरे जलियांवाला बाग को घेर लेते हैं। अब जलियांवाला बाग की संरचना कुछ ऐसी थी कि इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है, मान लीजिए जलियांवाला बाग है ना, ये पूरा का पूरा। अब इसमें ये एक ही गेट है, ठीक है, जिसमें एग्जिट भी है और एंट्रेंस भी है, बाकी किसी भी तरफ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल आर डायर ने क्या किया, यहां पर अपने लोग बिठाए, है ना, मशीन गन के साथ, और उन्होंने इस मैदान में मौजूद जो हजारों लोग थे जो वैशाखी अथवा लाहड़ी के उत्सव का आनंद ले रहे थे, उन पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ठीक है, अंधाधुंध गोलियां, ये गोलियां तब तक चलाई गईं जब तक उनकी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। और जब गोलियां चलनी शुरू हो गई तो लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई चारों ओर, है ना, गोलियां चल रही थी लगातार, लोग भाग रहे थे, बच्चे भाग रहे थे। और इसी बाग के कोने पर एक कुआं भी था, तो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदने लगे। और विद्यार्थियों, आधे से ज़्यादा कुआं जो है लाशों से भर गया, क्योंकि लोग जान बचाने के लिए इसमें कूद रहे थे। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है लोग गिरने लगे, और सांस घुटने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग गोली लगने से मारे गए, और बहुत सारे लोग इस प्रकार की दुर्घटना में मारे गए। अब यदि इसका आंकड़ा देखा जाए, ठीक है,
तो इस आंकड़े के अनुसार, जो गवर्नमेंट आंकड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट आंकड़े के अनुसार 379 लोग मारे गए, ये सरकारी आंकड़ा है जो कि बेहद कम है, तथा 1200 लोग घायल हो गए। ये सरकार ने आंकड़ा दिया, जो कि निश्चित रूप से कम है। असल संख्या 3000 से भी ज्यादा थी जो लोग यहां पर मौजूद थे और मारे गए। ठीक, सरकार ने बताया कि इस हत्याकांड में 379 लोग जो है मारे गए हैं, जबकि 1200 लोग जो है घायल हैं। अब जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई विद्यार्थियों, बहुत बड़ी घटना थी ये, तो इस घटना का पूरे भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। और भारतीय लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हत्यारी सरकार से कोई उपाधि नहीं लूंगा। नाइट, अब ये NIGST वाला नाइट नहीं है, रात वाला नाइट नहीं है, ये KNIGST वाला है, सरदार वाला है, KNIGST नाइट। ठीक है, तो टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने कहा मुझे ऐसी सरकार से जो लोगों की निर्मम हत्या करती है उससे कोई उपाधि नहीं चाहिए, और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य सर शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये इस घटना के प्रभाव थे। ठीक है, टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी तथा वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य सर शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक, अब जब पूरे भारत में इस घटना का इतना बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, हो ही रहा, बहुत बड़ी बात थी। आप सोचो आज के टाइम पर ऐसा हो जाए तो पूरा भारत सड़कों पर आ जाएगा, है ना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी। यानी अंग्रेजों को भारतीय लोगों से कोई भी मन में उनके ऐसा भाव नहीं था कि ये भी इंसान है। मतलब उनके लिए हम कीड़े मकोड़े के समान थे जिनको मारने पर मनुष्य को कोई गिल्टी फील नहीं होती है। अगर आप किसी मच्छर को मार दें, हम मारते ही रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगता होगा किसी इंसान को, है ना। लोग मच्छर को मार देते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, तो उनको मारते वक्त इंसानों के मन में कोई गिल्टी का भाव नहीं आता है, कोई ऐसा भाव नहीं आता है कि मैंने कितना गलत किया, मैंने एक जीव को मार दिया, नहीं आता ना। क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हम कहते हैं हम तो ऊपर हैं, हमने एक मच्छर को मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। वैसे ही अंग्रेज सोचते थे भारतीयों के संदर्भ में। जब वो भारतीयों को मारते थे तो उनके मन में कोई भी दया का भाव या कोई भी क्षमा का भाव या ऐसी कोई भी अपराध बोध नहीं होता था कि ये हम गलत कर रहे हैं। उनको लगता था ये तो ठीक है, सामान्य है। जैसे हम एक मच्छर को मारने के बाद अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे ही हम भारतीयों को मारने के बाद भी अंग्रेज नॉर्मल ही रहते थे। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी दुख या मन में अपराध भाव नहीं आता था। लेकिन भारतीय इस बात से काफी चिंतित हुए और उन्होंने इस घटना का बड़े पैमाने पर विरोध किया। जब इस घटना का विरोध होने लगा, बड़े पैमाने पर जब इस घटना का विरोध हुआ, तो इस घटना को लीपापोती करने के लिए, केवल पर्दा डालने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई। उस समिति का नाम मैं आपको बता देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसे हटा देता हूं। उस समिति का क्या नाम था विद्यार्थियों? उस समिति का नाम था आपका हंटर समिति। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो वो समिति कौन सी थी विद्यार्थियों? वो समिति थी हंटर समिति। एक हंटर समिति शिक्षा से संबंधित है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। और ये जो हंटर समिति है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया। ठीक है, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में
एक आयोग बनाया गया जिसमें 8 लोग मौजूद थे, है ना, 8 सदस्य मौजूद थे इस आयोग में। 5 थे अंग्रेज, ठीक है, और 3 थे भारतीय। अब इन अंग्रेजों के नाम जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो 3 भारतीय हैं उनके नाम बिल्कुल आपको पता होने चाहिए कि हंटर समिति में भारतीय सदस्य कौन कौन से थे। तो उनके नाम है चमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। लिख देता हूं मैं यहां पे, चमन लाल सीतलवाड़, ठीक है। दूसरे हैं जगत नारायण, और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सुल्तान अहमद। तो ये 3 भारतीय हैं इस कमेटी में शामिल। 5 अंग्रेज भी हैं, बट वो हमारे काम के नहीं है, उनका नाम आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन्होंने, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लगाई और इस समिति ने कहा कि हंटर ने जो भी, मतलब इस हंटर समिति ने जो रिपोर्ट लगाई उसमें यह कहा कि जो भी काम डायर ने किया है वो जानबूझकर नहीं किया गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि डायर ने जो भी काम किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो तो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए थोड़ा बल प्रयोग किया और उस बल प्रयोग को करने के कारण इतने सारे लोग जो है मारे गए। कुल मिलाकर ये उन्होंने कहा कि ये केस कोई इतना बड़ा केस नहीं है और इस हंटर कमेटी ने इस पूरे मामले को हल्का कर दिया। और यदि हम देखें कि क्या सरकार की तरफ से जो जनरल डायर हैं उनको कोई नुकसान हुआ, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि जब विरोध ज्यादा हुआ तो हंटर को उनकी नौकरी से, डायर को उनकी नौकरी से हटा दिया गया। जब भारत में ज्यादा विरोध हुआ तो जनरल डायर को उनकी नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन ये केवल बस नाम के लिए था, है ना, ये केवल नाम के लिए था। जब भारत में ज्यादा विरोध हुआ तो जनरल डायर को उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन ये बस नाम के लिए था विद्यार्थियों। यदि हम देखें तो इंग्लैंड में जो जनरल डायर हैं उनका काफी स्वागत सम्मान हुआ, ठीक है। इंग्लैंड का एक अखबार था द मॉर्निंग पोस्ट, उसने अपनी हेडलाइन में लिखा कि जो जनरल डायर हैं ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हैं। देख रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के शेर कहकर संबोधित किया ब्रिटेन के एक अखबार द मॉर्निंग पोस्ट ने, ठीक है। उसने लिखा कि ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हैं, इन्हीं की वजह से हम भारत जैसे देशों पर शासन कर पा रहे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस अखबार ने 30,000 पाउंड की राशि भी इकट्ठी करके दी जनरल डायर को सम्मान स्वरूप। और इंग्लैंड, ये तो देखिए, चलिए अखबार हो गया। सरकार में जो संसद थी वहां की, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही वहां पर भी होती है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर को सम्मान देते हुए, ठीक है, सोर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। सोर्ड ऑफ ऑनर जो है वहां का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है, इसे हम कहते हैं सम्मान की तलवार। तो सम्मान की तलवार प्रदान की जनरल डायर को इस काम के लिए कि कितना महान काम करके आप आए हो, आपने इतने भारतीयों को मार डाला, निहत्थे भारतीयों को मार डाला, है ना। तो इस कार्य के लिए तो बहुत महानता का कार्य है ना। तो ये केवल लीपापोती थी, नौकरी से हटाया जाना तो केवल एक बस दिखावा मात्र था। आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की जनता और इंग्लैंड की सरकार कितना सहयोग कर रही है जनरल डायर का, है ना। कुल मिला के ये सारी चीजें हुई। अच्छा, एक समिति तो यहाँ पर बनाई है सरकार ने, एक समिति यहाँ पर कांग्रेस ने भी बनाई, जो आप जान लीजिए, ठीक है, वो है तहकीकात समिति। उसको भी जरा देख ही लो, पेपर में पूछ लेता है कि कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई, तो वो है तहकीकात समिति। ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई गई उसका नाम है तहकीकात समिति। अध्यक्ष कौन थे इसके बस इतना जान लो, वो थे मदन मोहन मालवीय। बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मदन मोहन मालवीय, ठीक। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हैं तहकीकात समिति के। और इसने भी जांच की और ये बताया कि इस पूरे हत्याकांड के दोषी हैं जनरल डायर, लेकिन इनकी रिपोर्ट को सुनता कौन है, ठीक है। ये कोई सरकारी आयोग तो था नहीं, तो इन्होंने बस यही कहा कि इसके सारे के सारे दोषी जो है
वो जनरल डायर है और इसमें जो भी लोग घायल अथवा मृत हुए हैं उन्हें आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और जैसा चल रहा था वैसा चलता रहा। लेकिन विद्यार्थियों, इतने से ही बात खत्म नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हत्याकांड में जब गोलियां चल रही थी, ठीक है, तो एक छोटा सा बच्चा जीवित रह गया। जब गोलियां चल रही थी तो इस जलियांवाला बाग में एक छोटा सा बच्चा जीवित रह गया और उस बच्चे का नाम था सरदार ऊधम सिंह। ठीक है, सरदार ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने इस हत्याकांड के समय ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इस हत्याकांड का बदला अवश्य लूंगा, इस हत्याकांड का बदला अवश्य लूंगा। और 21 साल बाद, 21 साल उसने इंतजार किया। आप देखिए, लोग भूल जाते हैं 2-4 दिनों में अपने द्वारा लिए गए जो हम प्रण लेते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उन प्रतिज्ञाओं को हम 2 ही दिन में भूल जाते हैं। लेकिन आप उस बच्चे का मन सोचिए जिसने 21 साल इंतजार किया और जब उसे मौका मिला तो उसने इस हत्या का बदला लिया। और मार्च 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने, ठीक है, सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए कितना ये होती है देशभक्ति। 21 साल उसने इंतजार किया कि मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और जब उसे मौका मिला तो मार्च 1940 में सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर, ये वही व्यक्ति था जिसने हमले का आदेश दिया था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। देखो ध्यान रखना, ये माइकल ओ डायर है, आर डायर नहीं है। ये है माइकल ओ डायर जो पंजाब का प्रशासनिक प्रमुख था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ये वहां से भागे नहीं और फिर इनसे पूछा गया, ऑब्वियस बात है फांसी की सजा ही होगी, इससे कम तो वहां कुछ था ही नहीं। और इनसे पूछा गया तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तो उन्होंने कहा कि यही मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं इस पापी को मार दूं। अब मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, यही मेरी आखिरी इच्छा थी जो मैं करना चाहता था। और इस तरह से ये पूरा का पूरा हत्याकांड हमारे सामने हुआ और इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हम लोगों ने दी। तो ये था विद्यार्थियों होम रूल लीग आंदोलन हमने देखा, ठीक है, और हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गांधी युग के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो गांधी युग के बारे में आएगा, गांधी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।